बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस समीनुद्दीन ने सवाल किया है कि क्या हुकूमत बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाना चाहती है। अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को कमरा अदालत में भी पेश करना पड़ेगा। अदालती पेशे से मुताल्लिक हिदायत हुकूमत से ले लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत संजीदगी से दरखास्त पर समाअत चाहती है। बानी पीटीआई ने 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च किया और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने बताया कि अदालत का ज़बानी हुक्म बानी पीटीआई तक नहीं पहुँच सका था। मोबाइल सर्विस की बंदिश के बायस वकला का राब्ता नहीं हो सका था। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। और अब मुल्क के शाम के हवाले से आने वाली लिबनानी मीडिया की खबरों पर नजर आते हैं। शाम की दिफाई सलाहियत और असलहे का ज़ख़ीरा तबाह करने के लिए इसराइल ने शाम पर बदतरीन हमले शुरू कर दिए हैं। शाम के फ़ज़ाई और बहरी अड्डों पर मिज़ाइल, दिफाई निज़ाम, असलहा डिपो, मिज़ाइल की फैक्ट्रियों और हसास रिसर्च मराकज़ को निशाना बनाया जा रहा है। दमिश्क में यके बाद दीगरे कई धमाके सुने गए। इसराइली मीडिया ने इसे इसराइली फ़ज़ाइया की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई करार दिया है। चंद घंटों में 250 से ज़ायद अहदाफ पर बमबारी की गई। लबनानी मीडिया ने दावा किया है कि गोलान की पहाड़ियों के बफर जोन से बाहर निकलकर इसराइली टैंक दमिश्क से 20 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए हैं। शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे और दारुल हुकूमत दमिश्क पर बागियों के कब्जे के बाद नया सियासी दौर शुरू हो रहा है। इदलिब में सॉल्वेशन गवर्नमेंट के सरबराह मोहम्मद अल बशीर को अबूरी हुकूमत का सरबराह नामजद कर दिया गया है। हैयत तहरीरुल शाम की बागी क़यादत ने साबिक हुकूमत के तहत खिदमात अंजाम देने वाले तमाम फौजी एहलकारों के लिए आम माफी का ऐलान किया है। हैयत तहरीरुल शाम का कहना है कि वो जंगी जराइम में मुलव्विस सीनियर फौजी अफसरान का एहतसाब करेगी। इसराइल ने शाम की सूरत हाल का गैर कानूनी फायदा उठाते हुए शाम पर बड़े पैमाने पर हमले जारी रखे हुए हैं। इसराइली फौज शाम में अब तक 250 से ज्यादा अहदाफ पर हमले कर चुकी है, जिनमें फौजी अड्डे, दर्जनों लड़ाका तैयारों, मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया है। जुनूब मगरबी शाम में दीरा गवर्नरेट पर इसराइली हमले में 2 शहरी मारे गए। सीरियन नेशनल आर्मी ने कुर्द की जेर क़यादत सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज से मनबिज शहर का कंट्रोल वापस ले लिया। करीबी गाँव जरफान में तुर्क हिमायत याफ्ता SNA के हमले में 10 और तुर्मी गाँव में 2 बच्चे जाँ बहक हुए। दमिश्क की सदियाना जेल से 15 लाशें मिली हैं। जेल से एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 अफराद को रिहा किया जा चुका है। शाम की मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने के लिए सलामती कौंसिल ने बंद कमरे का इजलास भी किया। इजलास में अमरीकी और रूसी सफीरों ने शाम की इलाकाई सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। कतर, इराक और सऊदी अरब ने इसराइल के हमलों को खतरनाक करार देते हुए इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अमरीका ने शाम की मौजूदा सूरत हाल पर बागी ग्रुपों से बराह रास्त या बिलवास्ता राब्ते का इंदिया देते हुए इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया है। और कराची के इलाके बल्दिया टाउन में शहरी अमानुल्लाह अफरीदी के कत्ल की CCTV वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। CCTV वीडियो में मकतूल अमानुल्लाह पर मुल्जिमान को पीछे से गोलियां चलाते हुए साफ देखा जा सकता है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, हमारे उन नाज़रीन के लिए जिन्हें इस का वाक़े का पस मंज़र नहीं पता है, वो पस मंज़र बताइएगा, वाक़े कब पेश आया, वीडियो में क्या देखा जा सकता है? जी बिल्कुल वजी, सुबह सवेरे ये वाकया रिपोर्ट हुआ है। 6:27 पर जब ये फजर की नमाज पढ़ने के लिए निकले हैं, उसके बाद नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से पीछे से इन्हें जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया गया है। हमारे इस हवाले से SSP केमाड़ी कैप्टन फैजान से बात हुई है। उनकी जानिब से बताया गया है कि वाकये के अंदर 30 बोर पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ है। जाए वकुआ से 3 फौज जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। ताहम मकतूल को 3 गोलियां मारी गई हैं और मकतूल का सियासी जमात से ताल्लुक भी है। जैसे ही ये अपने घर से बाहर निकले हैं, बल्दिया आबदाबाद का ये इलाका है, यहाँ जो है ये फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हुआ सुबह 6:27 पर। उसके बाद जो CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आई, उसमें भी ये देखा जा सकता है कि एक शख्स पीछे की जानिब से आता है और मकतूल को जो है वो फायरिंग करता है। फायरिंग करके जब वो जमीन पर उसे चेक करता है कि वो गिर चुका है, उसके बाद वहां से मुल्जिमान फरार हो जाते हैं। ताहम इस हवाले से पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बरतानिया में कैम्ब्रियन पेट्रोल मश्क में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पाकिस्तानी आर्मी टीम से मुलाकात की है। आर्मी चीफ ने बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की इज्जत बरकरार रखने के लिए टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। ISPR के मुताबिक कैम्ब्रियन पेट्रोल को आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फौजी मशकों में से एक जाना जाता है। अक्टूबर में होने वाली मशकों में 143 टीमों ने हिस्सा लिया। पाक फौज की टीम ने गैर मामूली महारत का मुजाहिरा करते हुए 6ठी बार ये एहसास अपने नाम किया है। वासी वेल्स के कटिन पहाड़ी इलाकों में की जाने वाली मश्क जिस्मानी बर्दाश्त, जंगी हिकमत अमली और जहनी इस्तकामत की सख्त इम्तिहान है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बैरून मुल्क से कमर्शियल मिकदार में अशिया साथ लाने पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला कर लिया गया है। FBI ने बैगेज स्कीम में तरमीम से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं द न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर, उनसे बात करेंगे। मेहताब हैदर साहब, कहिएगा, आपकी चेयरमैन FBI से बात हुई, उनका क्या कहना है बैगेज स्कीम से मुतालिक, क्यों ये तब्दीली की जा रही है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुनियादी तौर पर ये बैगेज रूल्स में अमेंडमेंट जो है वो ड्राफ्ट प्रपोजल्स सामने आई थी, जिसके तहत FBI ने कुछ बुनियादी चेंजेस कर दी थी उन बैगेज रूल्स में कि $1200 से ज्यादा की चीजें कोई भी बैगेज रूल्स के तहत नहीं ला सकता था जो पाकिस्तान में ट्रेवल कर रहा था आउटसाइड द कंट्री। अब चूंकि उसके ऊपर बड़ी ज्यादा तनकीद हुई, चूंकि उसके अंदर ये भी प्रपोज किया जा रहा था कि आप एक से ज्यादा मोबाइल नहीं ला सकते। अब उसमें डिस्क्रिशनरी पावर्स भी बड़ी ज्यादा जो है वो जो कस्टम के ऑफिशियल्स हैं उनको दी जा रही थी। तो चेयरमैन FBI ने उसका नोटिस लिया है और वो जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं उनको विड्रॉ करने का फैसला कर लिया है और FBI को ये हदायत की है कस्टम ऑफिशियल्स को कि आप लार्जर एक्सटेंट पे इसकी कंसल्टेशन करें और कंसल्टेशन करने के बाद दोबारा से ड्राफ्ट रूल्स के अंदर। यानी मेहताब हैदर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त एक मोबाइल भी नहीं ला सकता अगर कोई लाना चाहे तो, जब तक नए रूल्स आएंगे फिर तय होगा और उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा? नहीं, अभी जो मौजूदा रूल्स हैं 2006 के तहत, जिसमें 2 मोबाइल जो है वो लाने की इजाजत है, वो बरकरार रहेंगे। और जो रूल्स जारी किए थे इन्होंने, जिस रूल्स में 1200 की लिमिट भी लगाई थी और एक से ज्यादा मोबाइल लाने में भी पाबंदी की तजवीज थी, उसको विड्रॉ करने का फैसला कर। ठीक है, जो ताज़ा पाबंदियां थी उसे खत्म कर दिया गया, पुरानी जो सूरत हाल थी, पुरानी जो वो बहाल कर दी है मेहताब भाई, बरकरार रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब, नुमाइंदा जंग द न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। और कमर्शियल आइटम्स पर अब उनका ये कहना है कि बीच में एसआरओ के जरिए फैसला किया गया था कि पाबंदियाँ लगाई गई थी, उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आसमुदा है। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। चीन और पंजाब के सकाफती रवाबत के लिए पायदार इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में गई। डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लियो जियानचाओ से मुलाकात की। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यूथ एम्पावरमेंट और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए चीन के ताउन को सराहेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में चीन से भरपूर ताउन चाहते हैं। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर मिसाल मलिक इस्लामाबाद में खिताब कर रही हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लेके जाना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पाकिस्तान इज़ अ पार्टी टू इट, इज़ अ लीगल पार्टी, और कश्मीरियों को एक वी नीड एन ऑब्जर्वर स्टेटस अगर हम लीगली बात करें, और हम लोगों को कश्मीर का एक एनबॉय चाहिए जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि आई एम सिटिंग आई एम इन अ वेरी most I think highly educated people of the country and of the world also जो legal lens की expertise हैं कि जो lawfare इंडिया ने किया। इसी lawfare की आप देख लेना, सईद अली गिलानी साहब शहीद हो गए, उनको उनकी डेड बॉडी की जिस तरह ह्यूमिलिएशन की गई, उनको बैरी करने की इजाज़त नहीं दी गई। जेलों में अशरफ सराई साहब को शहीद कर दिया गया, इन्हीं 5 सालों की जो उनको जहर दिया गया। फिर उसके साथ साथ अभी जो जेलों में हाल है, और पहले भी अगर देखा जाए अफजल गुरु को जिस तरह शहीद किया गया, उनको फांसी घाट किया गया जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास कोई उनके खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं था, जस्ट टू सेटिस्फाई द इंडियन कॉन्शियंस एक कश्मीरी को फांसी चढ़ा दिया गया। उसी तरह मकबूल भट्ट शहीद को फांसी चढ़ाया गया, उनकी भी डेड बॉडी, ना अफजल गुरु शहीद, दोनों की डेड बॉडीज आज तक लवाहिकीन को नहीं मिली। और बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं जो नए से नए ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं, जहाँ पे लोगों की डेड बॉडीज़ को दरख्तों के साथ लटका दिया जाता है मगर इजाज़त नहीं दी जाती कि उसको हाथ लगाएं या उनको बेरी कर दें। लोगों की स्किन्स को पील कर दिया जाता है। जो जेलों के अंदर बहुत से ऐसे प्रिजनर्स हैं जिनको मैं खुद भी मिली हूँ, इवन यासीन साहब की स्किन जो है हर जगह उनको टॉर्चर मार्क्स हैं, बर्न मार्क्स हैं, जिस्म का एक एक हिस्सा, हड्डी उनकी भी
टूटी हुई है। पापा 2 टेरर सेंटर की बात करें, रेड 16 टॉर्चर सेंटर की बात करें, आप गुआंटानामो बे के भूल जाएंगे जो कुछ वहाँ पे कश्मीरियों के साथ हुआ है, जिस तरह उनको बोरियों में बांध के चूहे डाल दिए जाते थे और फिर बॉइलिंग वाटर में उनको फेंका जाता था। पापा 2 सेंटर जहाँ मैं खुद बाहर से सड़क से गुजरती थी, और वहाँ पे अब तो खैर कुछ अरसे से, चंद महीनों से महबूबा मुफ्ती वहाँ नहीं रहती, वो वहाँ पे उसी टॉर्चर सेंटर में पता नहीं कैसे उन्होंने अपनी वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है कि मतलब कि वहाँ पे कोई ड्रैकुला भी हो तो आई थिंक वो कम है, क्योंकि जब भी उस रोड से मैं गुजरती थी तो मुझे अंदर से ऐसी चीखें आती थी, जितना टॉर्चर यंग कश्मीरी लड़कों को वहाँ पे हुआ है कि आई कांट कर्फ्यू नाइट्स एक बुक है, उसके अंदर भी थोड़ा सा बताया हुआ है, और इट्स अनइमेजिनेबल जिंदा लोगों। मिसाल मलिक चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रही हैं। बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला, चमन, पशीन, ज़ियारत और बाचकज़ई में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। बलूचिस्तान में चमन समेत बालाई अजला में शदीद सर्दी और खुश्क हवाएं चल रही हैं। महकमा सेहत के मुताबिक मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया है। कल्लात शहर और गिरदोनवा में साइबेरियन हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शदीद सर्दी में गैस मुकम्मल बंद हो गई है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मस्तूंग समेत सर्द इलाकों में 4 माह तक गैस लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म की जाए। इधर अस्तोर में मौसम अबर आलूद और सर्द तरीन है। सख्त सर्दी की वजह से वाटर चैनल और आबशार जम चुके हैं। बालाई इलाकों में गुज़िश्ता कई रोज से वक्फे के साथ होने वाली बर्फबारी के बाइस सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। अस्तोर में कई माह से खैमों में कयाम पजीर सैलाब मुतासिरीन के मसाइल और परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। आजाद कश्मीर में वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। शारदा, केल, ताउबट, शाराय नीलम पर बर्फ के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। सफारी पार्क कराची में हथनी सोनिया की अचानक मौत ने शहर में जानवरों की देखभाल के बारे में एक बार फिर कई सवालात को जन्म दे दिया है। मिशन डायरेक्टर फॉर पॉज डॉक्टर आमिर खलील ने कहा कि हथनी सोनिया की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी, जबकि उसका वजन बतदरीज कम हो रहा था। शवाला असलम की रिपोर्ट देखिए। सफारी पार्क में हथनी सोनिया 2 रोज कब्ल मुर्दा हालत में पाई गई, जबकि उसकी मौत का सबब जानने के लिए आलमी तंजीम के ताउन से 1 दिन बाद ही हथनी का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल कर लिया गया। हथनी को इसकी सेंचुरी में ही दफन कर दिया गया। मिशन डायरेक्टर आलमी तंजीम फॉर पॉज डॉक्टर आमिर खलील के मुताबिक सोनिया की तबीयत काफी दिनों से खराब थी और इसे सूंड में जख्म और पिछली टांगों में सूजन की शिकायत भी थी, जबकि हथनी का वजन काफी दिनों से कम भी हो रहा था। उन्होंने कहा कि इसकी बेहतरी के लिए काम भी किया जा रहा था। मेरे साथी गुलाम मुस्तफ़ा के मुताबिक उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि हथनी सोनिया बहुत ज्यादा बीमार और तकलीफ में थी। हथनी की सूंड और फेफड़ों में बहुत ज्यादा पस और जख्म थे। पता नहीं वो जिंदा कैसे थी। ज़राए के मुताबिक सफारी पार्क में हथनी की नकलो हरकत के लिए जगह नाकाफी थी, जो मुमकिन तौर पर इन्फेक्शन का सबब बनी। ताहम डॉक्टर आमिर खलील का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से बज़ाहिर कोई कोताही नजर नहीं आती और जगह को वसी करने का काम जारी था। डॉक्टर आमिर खलील का कहना था कि हथनी की मौत का सबब पोस्टमार्टम के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा। फौरी तौर पर कोई हतमी राय कायम करना मुमकिन नहीं। हथनी सोनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगले हफ्ते मुतवक्के है। कैमरामैन ज़िशान इकबाल के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची।